यस सर, स्टार्ट हो गया। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फिर से सर। ओके, तो देखो हम लोग ये जो इकोनॉमिक्स क्लास है दिस इज एकदम माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एकदम हम लोग एकदम इंट्रोडक्टरी लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एकदम स्टार्टिंग लेवल है इसमें हम लोग क्या करेंटली पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक क्लास हुआ था, है ना सर, एक क्लास हुआ था इसका। उसके बाद मैं उसके बाद वाला वीक में मैं इस क्लास को रख नहीं पाया था ड्यू टू सम रीजन, बट सर कोई बात नहीं, हम लोगों ने पढ़ा तो था। ये इकोनॉमिक्स का जो स्टार्टिंग था उसमें हम लोगों ने ये सब कुछ पॉइंट में डिस्कशन किया था कि इकोनॉमिक्स है क्या, इसके साथ इंसान के लाइफ का क्या कनेक्शन है। मतलब इकोनॉमिक्स इज आवर डे टू डे लाइफ में साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप लोगों को कुछ याद आ रहा है सर कि इकोनॉमिक्स हमारे डे टू डे लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है? ये सब पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्या आप लोगों को याद है कुछ ये बेसिक्स ऑफ यस इकोनॉमिक्स सर। में? तो ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स तो ये आउट ऑफ वर्ल्ड है, बट ये तो आउट ऑफ वर्ल्ड है नहीं, एकदम कनेक्टेड है। मतलब रोज हम लोग सुबह नींद से उठते हैं और रात को सोने जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस में इकोनॉमिक्स तो एक 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 सेकंड में है, एक एक पल में आप इकोनॉमिक्स छुपा हुआ है। तो वही सब पॉइंट है के ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बात किया था। पूरा वर्ल्ड वाइड भी हम लोगों ने देख रहा था इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स का। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक्स का, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स का पिलर बोलते हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स तो दो कॉन्सेप्ट में बांटा गया है, एक इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और हम लोग ये भी समझ रहे थे लास्ट क्लास में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पिलर है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका घर है। आप लोगों को याद है? मुझे याद आ गया सर, ये देखो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स दिया था मैंने आप लोगों को कि ये वाला जो ये एक पेन है मेरा, लेकिन यहाँ पर आपको ये पिलर समझना चाहिए, ठीक है। जस्ट टेक दिस इज अ पिलर, और ये पिलर के ऊपर घर बन रहा है। आप लोग जानते हो ना सर, आजकल जब भी घर बनता है पहले पिलर बनाया जाता है। हाँ सर, क्या आजकल जब भी घर बनता है क्या पिलर पहले बनाया जाता है? यस सर, पहले पिलर। पिलर के ऊपर फिर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पिलर के ऊपर खड़ा होता है। तो एग्जैक्टली हम लोग जो इकोनॉमिक्स आंखों में देख पाते हैं ना सर, जो इकोनॉमिक्स हम लोग आंखों में देख पाते हैं, मतलब बेसिकली क्या देखते हैं हम लोग सर? हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए देखते हैं सड़क बन रहा है, मतलब रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग। आपको क्या चीज से समझ आता है कि कोई भी जगह इकोनॉमिकली डेवलप है और कोई कोई जगह इकोनॉमिकली अंडर डेवलप है? ऐसा क्या चीज से आपको समझ आता है सर? गांव और शहर को एक मत कर देना। गांव का इकोनॉमी मतलब विलेज इकोनॉमी विलेज की तरह होता है, और सिटी का इकोनॉमी सिटी की तरह होता है। अगर मैं आपको आज के डेट में, आई डोंट नो सर आप लोगों ने कितना शहर घूमा है, बट सभी ने थोड़ा बहुत शहर तो सभी ने देखा होगा। जैसे जो लोग कोलकाता के साथ है वो लोग को पता है कि कोलकाता कोलकाता एक सिटी है। मुंबई जो लोग कभी गए होंगे उनको पता है मुंबई, या फिर जो मुंबई से है उनको मुंबई के बारे में पता होगा। बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है, जयपुर, पूना। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, अगर आपको पूछा जाए कि सर आज के डेट में डेवलप सिटी में से किसका नाम बहुत ज्यादा चलता है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में, बैंगलोर, हैदराबाद, किसका नाम ज्यादा सुनने को मिलता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है? बेंगलोर, हैदराबाद। हाँ, बैंगलोर, हैदराबाद। विश्वजीत ने बताया सर बैंगलोर, हैदराबाद। बाकी लोगों से भी पूछना चाहूंगा कौन सा सर सिटी बैंगलोर का तो पता है कि बैंगलोर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है सर। डेवलप कर रहा है? वेरी गुड सर। बैंगलोर, सभी कोई बैंगलोर के बारे में बात कर रहे हैं? क्या सभी कोई ऐसे ही मानते चाहोगे कि बैंगलोर? हाँ सर, इसका मतलब मैं एक कंक्लूजन ला सकता हूँ यहाँ से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे पता चल रहा है। सबसे ज्यादा अगर आप लोग देखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी को भी पूछना भाई नौकरी कहाँ जाना है, मतलब इंजीनियरिंग किया है या फिर चार्टर्ड कंप्लीट कर लिया है, जो भी करना था उनको कर लिया है, फिर वो कहीं पर नौकरी के लिए जाना चाहता है। अब सब आप लोग ज्यादातर सुनना, ज्यादातर केस में हर 5 बंदे से एक बंदे को पूछना, मैक्सिमम आपको बैंगलोर का जवाब देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े कंपनीज आ रहा है और कंपनीज को लोग चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए, वहां पर जाके नौकरी करते हैं। ये तो हम लोग आंखों देखी है ये। तो इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि रिसेंट ट्रेंड में, मैं ये जो बात कर रहा हूँ रिसेंट ट्रेंड का, अगर यही बात मैं 1900 का टाइम की बात करूं, 1900 का बात करूं, हाँ, तब तो कोलकाता का ही लाभ सब कोई लेता। अगर मैं 1940-50 के टाइम का या 60-70 के टाइम का बात करूं तब हर कोई मुंबई का नाम लेता।
और दिल्ली तो सर है ही, हमेशा से कैपिटल रहा है, ठीक है, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। मतलब कॉन्सेप्ट इज दैट कि कभी टाइम था जब कोलकाता ही सारा का सारा डेवलपमेंट कोलकाता में हो रहा था, आज से 100 years बैक, ओके, 100 years बैक। आप लोगों को बता दूं अप टू 1911 तक कोलकाता इंडिया का कैपिटल हुआ करता था ब्रिटिश पीरियड में, बट बिफोर दैट दिल्ली हमेशा से इंडिया का कैपिटल रहा है। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना हम सिंपल बात चाहते हैं। एक आम आदमी की नजर से इकोनॉमिक्स का नॉर्मल मतलब ये होता है कि कहाँ पर कितना बड़ा बड़ा सड़क है, कहाँ पर कितना बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स है, कहाँ पर नौकरी अच्छा है, कहाँ पर बिजनेस अच्छा है, इसी तरह से कहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। हाँ सर, एनवायरनमेंट मतलब आप लोग समझते हो ना कि जहाँ पर इंसान रहते हैं। जैसे दिल्ली इतना बड़ा सिटी तो बना लिया, अब दिल्ली का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। कोलकाता बहुत बड़ा सिटी है बट एनवायरनमेंट नॉट एट पार, बहुत खराब हालत है। ये कोलकाता का तो खुशकिस्मत है कि उसका वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा है, भगवान ने दिया। नहीं तो सर ये ठंड के टाइम पे, विंटर सीजन में जिस तरह का वेदर डिटोरिएट करता है, हाँ, सांस लेने लायक नहीं होता। डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक में ना निकलो। दिल्ली में तो मॉर्निंग वॉक पे निकले से खून निकलता है, ऐसा हालत हो जाता है दिल्ली का। इसलिए दिल्ली में जंगल बनाया जा रहा है आजकल। कोलकाता में वाटर बॉडीज ग्रीन जोन ज्यादा है, इसीलिए कोलकाता अपने आप को अभी तक तो बना रहा है। अब पता नहीं सर आगे क्या होगा, अभी कोविड के कारण तो लास्ट 1 साल 1.5 साल से थोड़ा सा ठीक ठाक है। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना बहुत सिंपल चाहते हैं। आम आदमी के नजर से जिस चीज को देख के इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट समझ आता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसा होता है जो बैक एंड में काम करता है, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब हम लोग जो देखते हैं ना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन हमें जो देखने को नजर नहीं आता, जिसके कारण इकोनॉमिक्स में अलग अलग चीजें हो जाता है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द पिलर एरिया। उसी को लेके चर्चा होगा और वही आप लोगों का एरिया ऑफ डिस्कशन है इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स में। तो चलो सर उसी में बात आगे बढ़ाते हैं। आई होप मैं थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाया आप लोगों को। सर जो मन में आता है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आई होप कि कनेक्ट हो रहा है। सर मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और फिर एक एक करके एकदम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। सर थोड़ा बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बोलो। यस सर। ओके सर, यस सर। ठीक है सर। चलो देखो, तो बेसिकली करना क्या है, ऐसे तो पढ़ना बहुत कुछ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। जैसे इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास थोड़ा बहुत स्टार्ट किए थे, उसी में चर्चा चलेगा अभी। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होगा। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो ये सारा का सारा सीखने के बाद आपको इतना समझ आ जाएगा सर, इतना गारंटी है कि इकोनॉमिक्स बैक एंड में कैसे काम करता है। दो एंड होता है, एक बैक एंड एक फ्रंट एंड। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा बैक एंड का ही काम करता है, जो नजर में नहीं आता बट एक्चुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, पिलर है। लेकिन सर जो नजर में आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसका करंट डिस्कशंस उतना नहीं है, तो माइक्रो में थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे अभी। तो चलिए सर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सीए इंटर लेवल में जब आएंगे आप लोग, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को मैं जो लोग सीए इंटर का पढ़ाई करेगा उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत जोर जोर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो उतना भी सोचना नहीं है आगे का, जितना है उसी में बात कर लेते हैं। तो फटाफट एक बार अब अगर रिकॉल कर लूं लास्ट क्लास को, ये नोट जिनके पास नहीं है मैं उनको शेयर कर दूंगा, फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन हुआ करता था सर? जनरल डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज द इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी। आपको याद होगा सर, हम लोग स्कार्सिटी में बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। स्कार्सिटी मतलब अभाव, है ना सर? हम लोग ये लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा चर्चा किए थे इसके बारे में। तो जनरल डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी। अभाव चारों तरफ है, फिर भी सोसाइटी को आगे बढ़ना है। चारों तरफ अभाव है फिर भी सोसाइटी को आगे बढ़ना है। मतलब अभाव के सिचुएशन से कैसे एक इंसान, एक फैमिली, एक सोसाइटी, एक कंट्री, एक वर्ल्ड कैसे आगे बढ़ सकता है, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। मतलब अभाव है सर, किसके फैमिली में अभाव नहीं है? आप अपने घर में पूछो, क्या सब कुछ है आपके पास? आप देखना सर, फाइनेंशियली कितना भी रिच होना, अब कितना भी क्यों ना आप रिच हो, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं अभाव मिल ही जाता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर?
हाँ सर, फाइनेंशियली आप कितना भी डेवलप क्यों ना हो, फिर भी आपको लगता है कि कुछ तो अभाव है। क्या ये फीलिंग सबको नहीं आता? आता हाँ है सर। सर। इससे पहले क्लास में आप अंबानी का एग्जाम्पल दिए थे इस हाँ बारे यस में। सर, थैंक यू सर। अंबानी को भी फीलिंग आता है कि कुछ तो कमी है। अच्छा देखो, ये कमी का जो महसूस होना, ये अच्छा बात है सर। क्यों अच्छा बात है? क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई हो जाओगे ना, अगर आप ज्यादा सेटिस्फाई हो जाओगे तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फिर क्या कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए? सर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तो हमें यही सिखाता है कि आपको, नॉट जस्ट मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इवन ऑल्सो स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड, कि आपको मतलब सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए कभी भी। मतलब आपको हमेशा निरंतर प्रयास करना चाहिए। सिंपल बोले तो आपको ऑलवेज मेहनत करना चाहिए, बहुत रिगोरस हार्डवर्क करना चाहिए। आपको और बेटर बेटर बनना है, और बेहतर बनना है, ठीक है, और बेहतर बनना है। और ये और बेहतर की चलते क्या होता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा समझने का कोशिश करते हैं। और इसका जो मेन पॉइंट है दैट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी से बचना है। द लॉ ऑफ स्कार्सिटी क्या बोलते हैं सर? द लॉ ऑफ स्कार्सिटी implies that consumers wants will never be completely satisfied and economic problem arise due to two reasons. इंसान का जो सेटिस्फैक्शन है वो कभी भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते। किसी भी इंसान का मतलब जो डिमांड है किसी भी इंसान का कभी भी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होगा। एक मिलने के बाद हमें और कुछ चाहिए। जैसे पहले आपके पास फोन नहीं हुआ करता था, तो आपको मोबाइल फोन मिला। अब जब मोबाइल फोन मिला तब आप उसी से खुश रह पाते थे, मतलब जिसमें सिर्फ कॉलिंग हुआ करता था। हाँ सर। फिर आपने देखा कि सबके पास स्मार्टफोन है, तो आपने भी स्मार्टफोन के लिए बोला, ठीक है। अब स्मार्टफोन तो ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको ये ओप्पो वीवो मी ये सब से आपका मन भर गया है। अभी आपको क्या चाहिए? या तो आईफोन चाहिए, या फिर चलो आईफोन के लिए घर में अगर मना कर दे रहा है तो आप लोग क्या चाहते हैं सर? या तो आईफोन दिलवा दो, या तो बोलो सर। और कौन सा फोन के बारे में बात करते हैं? वन प्लस? हाँ सर, क्या मैंने गलत बोला? बोलो ना। नहीं सर। हाँ, तो एक टाइम था जब आपके पास फोन ही नहीं था, फिर आपको फोन मिला, फिर आपको स्मार्टफोन मिला। हाँ बोलो तो सर, फिर किसी का? आईफोन चाहिए। हाँ, अब आईफोन चाहिए, अब वन प्लस चाहिए, फिर आगे और भी कुछ आने वाला है, फिर वो चाहिए। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? रौनक बोलो। रौनक तुम्हारा म्यूट नहीं है, हाँ बोलो, कुछ कहना चाहते हैं क्या? रौनक का नेटवर्क का इश्यूज थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है रौनक, आई होप कि धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा कहाँ प्रॉब्लम है, तो फिर तुम नेट को भी ठीक कर लोगे। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो दो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये जो नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड वाला कॉन्सेप्ट दो पॉइंट से उठ के आ रहा है। एक, हमारा अनलिमिटेड वांट्स, ये जो हम लोग का नेवर एंडिंग वांट्स है, जो भी मतलब ये चाहिए वो चाहिए, बचपन से लेके, हाँ बचपन से लेके आज तक खत्म नहीं हो रहा है सर। हाँ, मतलब अनलिमिटेड वांट्स, हमेशा कुछ ना कुछ अभी चाहिए अभी चाहिए, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। और यही तो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम है, वांट्स तो आपका अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज तो स्कार्स है सर। मतलब ये इंडिविजुअल लेवल में सोचो या कंट्री वाइज भी सोचो तो सेम कॉन्सेप्ट है। हम लोग तो ऑब्वियसली पॉइंट को इंडिविजुअल से लेके कंट्री हर जगह में लेके जाएंगे। हमारा सोच इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल सोच से लेके कंट्री तक, मतलब नेशन, एक नेशन बिल्डिंग का जो सोच है वहां तक हम लोग इसको स्प्रेड करेंगे। ये अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स रिसोर्स का जो पॉइंट है। आज इतना प्रॉब्लम क्यों है सबको? रौनक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मन्नान का भी प्रॉब्लम बीच बीच में हो जा रहा है। ठीक है, देखो सर आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। फिर हम लोगों ने एक अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने चाणक्य के बारे में बोला था। आचार्य चाणक्य जो इंडिया का फेमस इकोनॉमिस्ट हुआ करता था, आज से 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स एगो हमारे देश में, इंडिया में, ठीक है, भारत में आचार्य चाणक्य के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था, जिन्होंने सम्राट अशोका को, चंद्रगुप्त मौर्य को इकोनॉमिक्स का पाठ पढ़ा के पूरा देश को, मतलब इंडिया को जोड़ा था। तो वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने सुना था। लेकिन सर हम लोग जो करेंट एजुकेशन ले रहे हैं उसमें चाणक्य के बारे में ज्यादा कुछ जिक्र नहीं है। हम लोग करेंटली एडम स्मिथ के बारे में तो जरूर पढ़ेंगे सर। एडम स्मिथ सर ने इकोनॉमिक्स के बारे में एक फेमस डेफिनेशन दिया है, साइंस ऑफ वेल्थ, दैट इज एडम स्मिथ ने कहा। सर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, याद रखिएगा सर,
इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अब ये साइंस ऑफ वेल्थ है क्या? इन्होंने एक डेफिनेशंस बनाया और उसी को अपना किताब का नाम भी दे दिया। क्या नाम बनाया था सर? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। पब्लिश्ड हिज मास्टरपीस इन 1776। मैंने आप लोगों को कहा था कि किस तरह से BMW जर्मन में अपना नेचर से ही सारा का सारा चीजें ढूंढ के और BMW बना के पूरा का पूरा जर्मन का डेवलपमेंट किया। नॉट जस्ट BMW, कितना और भी फेमस गाड़ी का कंपनी है। वी नो कि जर्मन बहुत फेमस है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में। तो पॉइंट क्या है कि अगर आप अपने ही कंट्री के नेचर के अंदर, सिंपल बात है, एडम स्मिथ का कहना बहुत ही सिंपल था, हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में भी देखा था कि ये जो वर्ल्ड आपके सामने है, इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज है। अगर आप इसको अपने ही कंट्री के अंदर, जो आपके पास जो कंट्री आपको मिला है, उसके अंदर से आप देखो कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, क्या चीज से आप अपने कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हो। और अपने ही कंट्री का जो भी रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे कंट्री से उसको लो, ठीक है, इंपोर्ट करो। अल्टीमेटली जो चाहिए आपको यहीं पर मिलेगा, बाहर तो कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया या अर्थ, इसी के पास सब कुछ है। तो जो भी करना है आपको इसी के, इस नेचर के अंदर ही ढूंढना है। तो नेचर में फाइंड आउट करो रिसोर्सेज को, जैसे कि जर्मनी ने किया। मैंने आप लोगों को बताया था सर BMW का कहानी, अगर आप लोग थोड़ा सा याद करोगे। इंडिया ने भी किया ना सर, मारुति सुजुकी बनाया, टाटा मोटर्स बना। हाँ, आज टाटा मोटर्स जैगुआर, लैंड रोवर जैसे ब्रांड को खरीद लिया। मैंने ये सब कहानी आप लोगों से शेयर किया था, ठीक है। तो चाहे मारुति सुजुकी ले लो, मतलब मैं बस ऑटोमोबाइल में बता रहा हूँ, और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ठीक है, बहुत कुछ। मतलब इतना सारा कंपनी कैसे बन गया सर? ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूज किया गया, तभी जाके ये लोग अपने कंपनी को बना पाया। तो अल्टीमेटली कंपनी बनेगा तो बिजनेस बनेगा, बिजनेस बनेगा तो इकोनॉमी डेवलप करेगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर होगा, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर होगा तो गरीबी हटेगा, जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी दूर होगा तो अल्टीमेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स शो करता हूँ। ये स्टैटिस्टिक्स कहाँ चला गया? इंडिया का इकोनॉमी। अगर आप इंडिया का इकोनॉमी की तरफ थोड़ा सा देखते हो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मैं शेयर कर दूंगा सर ये सब स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमी ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है सर सभी को? हेलो, दिख रहा है? ओके, ये देखो सर, ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, और यहाँ पर अगर आपको मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स शो करूँ, इंडिया का नेशनल जो भी है, नेशनल रूपी, ये सब बाद में बात करते हैं सर। सर आप लोगों को मैं इंडिया का करंट स्टेटस दिखाता हूँ इकोनॉमी का। कंट्री ग्रुप डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्री है, ठीक है। वर्ल्ड इसको किस तरह से समझते हैं? इंडिया डेवलपिंग है एंड इमर्जिंग है, मतलब आगे उठ के आ रहा है और इसका डेवलपमेंट हो रहा है। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है, नॉट हायर मिडिल इनकम इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है, मतलब बहुत स्कोप है सर अभी भी हमारे पास करंट लेवल में। मतलब एक्चुअली क्या हुआ ना सर, पहले इंडिया वर्ल्ड का सबसे रिच इकोनॉमी हुआ करता था सर। कब तक था? सब ये 1700 तक का था। मतलब ये एडम स्मिथ का किताब कब आया सर? एडम स्मिथ का किताब आया 1776 में। ये 1700 तक इंडिया वर्ल्ड में लीड करता था, बट एक्चुअली उसके बाद अलग अलग फॉरेन अटैक के कारण, ठीक है, आप लोग जानते हो किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज हमें बार बार अटैक किया, और सबसे भयंकर लास्ट में ब्रिटिश एंड यूरोपियन कंट्रीज। इतना भयंकर अटैक करने के बाद इंडिया का जो इकोनॉमी था वो झिंझोड़ के रख दिया, और उसी के कारण इंडिया करेंटली स्टेज में है, ठीक है। ये वन ऑफ द मेन रीजन है सर। उन लोगों ने अटैक किया और हम लोगों ने मतलब अटैक करने दिया सर। यही तो इंडिया का प्रॉब्लम है कि हम लोग सभी को दोस्त मान लेते हैं और बाद में वही हमें छोरा भोग देता है सर, यही इंडिया का प्रॉब्लम है। तो दोस्ती भी करना चाहिए, बट इतना भी सीधा दोस्त नहीं बनना चाहिए। दोस्त बनो, इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस लेवल में दोस्त बनोगे, ठीक है। जो भी हो, अल्टीमेटली जो गलती हमारे पूर्वज ने किया है उसका सजा हम ही लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो एक डेवलप नेशन से आज इंडिया एक लोअर इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में आज के डेट में है। एक डेवलप नेशन था सर, वर्ल्ड का मोस्ट डेवलप कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आपको मैं बताऊंगा कभी, आप डोंट वरी, मैं सारा का सारा चर्चा करूंगा। इंडिया का जीडीपी देखना 1700 साल में, अगर आप जीडीपी देखोगे ना चौंक जाओगे। अगर आप चंद्रगुप्त चाणक्य के टाइम देखो, या फिर उसके बाद अगर आप इवन अकबर के टाइम पे भी, एम्पायर अकबर के टाइम पे भी इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड का टोटल जीडीपी का 30% हुआ करता था। आपको मैं क्या बताऊं। तो एक डेवलप नेशन से इंडिया करेंटली क्या है? एक
लोअर इनकम इकोनॉमी है सर। ठीक है सर, क्या बोल रहे हो? हम लोगों को तो लग रहा है इंडिया बहुत रिच है। अरे सर, आप क्या वो सिटी का 2-4 स्काई क्रेपर्स क्या देख लिया, आपको ऐसा लगना चालू हो गया कि इंडिया रिच है? ऐसा नहीं सोचना है सर, गलतफहमी में मत रहो। ठीक है, बहुत गलतफहमी है लोगों के अंदर, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अरे कुआं का मेढक जैसा रहेंगे तो फिर सब कुछ अच्छा ही दिखेगा ना। लेकिन सर स्कोप बहुत है, ये तो मानना पड़ेगा, स्कोप बहुत है, हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। तो वही से स्टैटिस्टिक्स में ये सब स्टैटिस्टिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं सर, जो हमें दिखता है। जैसे इंडिया का जीडीपी 3.05 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा है सर। इसका टारगेट है कि ये आपका कहाँ तक जा सकता है, ये 5 ट्रिलियन करने का इच्छा है। अब कोविड आ गया, पता नहीं ये कब 5 ट्रिलियन हो पाएगा। जीडीपी रैंक में वर्ल्ड वाइड हम लोग 6th में है सर, जीडीपी रैंक में 6th है हम लोग, और लोअर इनकम ग्रुप बोल रहे हैं आप। सर प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा जो टोटल पैसा है ना, जब पर कैपिटा हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है 135 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर, तो फिर आपका रैंकिंग 6 तो हो सकता है, लेकिन आपका पॉपुलेशन वाइज इसका प्रॉब्लम। ये देखो सर, 2021 के एस्टिमेटेड 139 करोड़, आप समझ सकते हो। जीडीपी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 1.6% है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ये पूरा देश में जीडीपी क्या होता है, जिनको पता नहीं जीडीपी क्या है मैं उनको बता देता हूँ। ऐसे ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, हम लोग सुनते हैं आसपास में। जीडीपी का मतलब होता है कि हमारे देश में, किसी भी कंट्री में, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, किसी भी कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको मॉनिटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके जो अमाउंट मिलता है, दैट इज द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। आई होप आप लोगों को समझ में आया सर जीडीपी क्या है। अभी मैं डेफिनेशंस नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेशंस ही बताया, बट सिंपल लैंग्वेज में आपको याद करने के लिए। व्हाट इज जीडीपी? किसी भी कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में उसके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको जब हम लोग मनी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो वो उस कंट्री का जीडीपी कहलाता है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? सर क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि सर ये जीडीपी और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ का डेफिनेशंस को आप कंपेयर करो। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। क्या ये दोनों डेफिनेशंस, मतलब ये डेफिनेशंस जीडीपी की तरफ ही इशारा नहीं कर रहा है? प्लीज टेल मी सर, अगर आप लोगों का समझ पाना बहुत जरूरी है। क्या ये डेफिनेशंस जीडीपी की तरफ इशारा नहीं कर रहा है? यस सर। है ना? अल्टीमेटली जब हम डेफिनेशंस माइक्रो लेवल में पढ़ते हैं, इसका इफेक्ट हमें दिखने को कहाँ मिलता है? मैक्रो लेवल में। दैट इज जीडीपी से शो होता है कि अल्टीमेटली किस तरफ हमारा इकोनॉमी जा रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं इसीलिए आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि कहां पर करेंटली कंट्री का सिचुएशन क्या है, किस तरफ हमारा मोड़ जा रहा है। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखो, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको जब पॉपुलेशन से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो इंडिया मोटा मोटी $2190 के आसपास, मतलब अगर मैं बोलूं तो $2000 पर कैपिटा एनुअली कमा लेते हैं सर। $2000 मतलब 2000 इंटू 70, ठीक है, मतलब एनुअली कितना हो जाता है सर? 14,000, हार्डली 14,000 अप्रोक्स, ठीक है। 14 या 15,000 ही मान के चलते हैं सर, 74.5 चलता है, ठीक है, मैं यहाँ पर राउंड में लिया, ठीक है। 15,000 ये इंडिया का एवरेज इनकम है एनुअल लेवल में। सर क्या बोलते हो? यस सर, अगर टोटल इनकम को सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये एवरेज है सर, एवरेज। सर आप तो बोलोगे सर कोई तो 5 लाख मंथली कमाते हैं, सर कोई तो 1 लाख मंथली कमाते हैं, कोई तो 70,000 मंथली कमाते हैं। सर आप बात को समझो, ये 139 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तब उसको हम लोग पार कैपिटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पार कैपिटा। टोटल जो भी देश ने प्रोडक्शन किया, देश ने जो भी प्रोडक्शन किया, उसका जो भी मनी वैल्यू हुआ, उस मनी वैल्यू को जब पार कैपिटा, कैपिटा मतलब पर हेड, उसको बोलते हैं जीडीपी पर कैपिटा। और उससे पता चलता है देश का एवरेज ग्रोथ कहाँ है, इसी से पता चलता है। आज वर्ल्ड इसको लोअर इकोनॉमी क्यों बोल दिया? क्योंकि इंडिया का एवरेज इनकम लोअर है, इसीलिए। सर हमारे देश में तो अंबानी भी है जो वर्ल्ड का 12th रिचेस्ट पर्सन है। हमारे देश में अंबानी भी है जो वर्ल्ड का 12th रिचेस्ट पर्सन है। और हमारे देश में वर्ल्ड का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी भी है, पता है आप लोगों को? वर्ल्ड की लार्जेस्ट झोपड़पट्टी कोई नाम बताए? कौन बताएगा? मैं वेट कर रहा हूं सुनने के लिए। सर धारावी मुंबई। धारावी मुंबई, थैंक यू सर। ठीक है, मतलब हमारे देश में अंबानी भी है और हमारे देश में धारावी भी है सर।
ऐसे धारावी का इकोनॉमी बहुत डेवलप है, ये आपको मैं बता के रखूं। धारावी का इकोनॉमी बहुत डेवलप है, यहाँ पर एनुअली 1000 करोड़ का बिजनेस होता है। सर क्या बात करते हो, ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी है सर। आप एक तरफ बोल रहे हो कि गरीब है, एक तरफ बोल रहे हो सर कि हाईफाई है। हाँ सर मैं बोल रहा हूं, लेकिन सर अगर इनका लिविंग स्टैंडर्ड देखो तो आपको समझ में आ सकता है। ऐसे हमारे कोलकाता में भी है सर, कोलकाता में टिकियापाड़ा बोल के एक एरिया है, अगर किसी ने सुना है या हावड़ा स्टेशन से कभी भी गुजरते हो तो टिकियापाड़ा आपको पता चलेगा, वो भी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बस्ती में आता है। जो लोग कोलकाता के साथ कनेक्टेड हो उनको पता होगा, ठीक है। टिकियापाड़ा ये है धारावी मुंबई, ठीक है, ये धारावी मुंबई है सर। लेकिन यहाँ बिजनेस जबरदस्त होता है, 1000 करोड़ का बिजनेस होता है। हार्वर्ड से हर साल लोग आते हैं यहाँ का बिजनेस सिनारियो देखने के लिए। मुंबई या इंडिया के बड़े बड़े शहरों में जो भी चीजें बिकते हैं वो सारे के सारे चीजें अल्टीमेटली यहीं पर बनता है। आप देख सकते हो यहाँ का कारीगरी और यहाँ का बिजनेस लेवल, ठीक है। सर कहना क्या चाहते सर, वही प्रॉब्लम है ना इंडिया का, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। चलो सर ये सब मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर में कभी कभी बात कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोग समझ जाओ कि पढ़ क्या रहे हैं। मेरा और कोई इरादा नहीं है, जो भी बात कर रहे हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। अब ये सब कनेक्शन के पीछे में क्या वजह है सर थोड़ा सा वेट करो, फिर मैं टॉपिक वाइज एक एक करके आपको हर एक चीज को कनेक्ट करूंगा। तो फिर देखना, इतना गारंटी है आप एक एक पॉइंट कनेक्ट कर पाओगे, एक एक लाइन आपको लगेगा कि एक एक लाइन में जान आ गया है। ओके सर देखो, तो अल्टीमेटली ये तो कनेक्ट हो गया। इकोनॉमी का मतलब ही है कि इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, एकदम 100%। नेचर में ढूंढो और देश का समृद्धि बढ़ाओ, वेल्थ बढ़ाओ। जेबी से इन्होंने भी एक फेमस वर्ड कहा था कि साइंस विच डील्स विद वेल्थ, मतलब जो सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने का साइंस है उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। मतलब अगर आज आप रिच बनना चाहते हो, सिंपल बात है, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। सर क्या बात करते हो, हाँ सर, अगर इकोनॉमिक्स नहीं समझे तो रिच नहीं हो सकते? नहीं सर, कभी नहीं हो सकते। आप लोग समझे कि नहीं समझे सर? जो इकोनॉमिक्स नहीं समझा वो क्या रिच बनेगा सर? कैसे रिच बनोगे सर? इकोनॉमिक्स के लिए डिग्री चाहिए? अरे नहीं, डिग्री कौन बोल रहा है सर? कौन डिग्री के पीछे भाग रहा है? कोई डिग्री के पीछे नहीं भाग रहा है। आपको इकोनॉमिक्स समझना है, इसके लिए डिग्री क्या, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक विषय है जिस विषय में आपको मतलब नॉलेज रखना है। डिग्री लेना है लो, ना लेना है मत लो, पर रिच बनने का तो यही तरीका है सर। रिच बनने का ही तरीका है, आपको इकोनॉमिक्स समझना ही पड़ेगा। तभी तो चाणक्य ने इतना सारा किताब छोड़ के किताब का नाम क्या दिया था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इन संस्कृत या बंगाली या हिंदी में भी बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्यों बोला था सर? चाणक्य अर्थशास्त्र को क्यों लिखा था? इसलिए लिखा था क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसे किताब होते हैं सर जिसके अंदर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग आप ये देखो सर, ये है किताब एंशिएंट इंडियन संस्कृत treatise on statecraft, economy policy, military strategy, Kautilya, also identified as Vishnugupta and Chanakya। ये मैं लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था। तो अल्टीमेटली अगर देश को डेवलप करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको इकोनॉमिक्स समझना ही पड़ेगा। आप खुद भी समझो, दूसरे को भी समझाओ, तभी जाके एक्चुअली कंट्री डेवलप हो सकता है। मतलब देश के गरीब से मतलब एकदम पोर से लेके मतलब गरीबों से गरीब और रिचों से रिच सभी को समझना पड़ेगा। तो रिच को और क्या समझ चाहिए सर? रिच को तो और रिच होना है, और गरीब को अपने गरीबी हटा के थोड़ा डेवलप करना है, या फिर वो भी रिच बन सकता है, जो भी हो। आगे बढ़ते हैं सर। तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गए सर बोलते बोलते? देखो सर, तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। वेल्थ क्रिएट कौन नहीं करना चाहता? क्या सर आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग धनशाली हो? हाँ, आपके पास बहुत पैसा हो, क्या आप लोग नहीं चाहते? प्लीज जो जेन्युइन है बताइएगा सर। हाँ सर, जिसके पास जितना है, मैं मान के चलता हूँ आप लोग ऑलरेडी वेल्दी हो, बट क्या और वेल्थ नहीं कमाना चाहते? चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस सर। करना चाहते कि नहीं चाहते, यही मेन पॉइंट है। अब यही इसी पॉइंट में मतलब आप करो ना करो वो तो आपका कर्म बोलेगा सर, आपका मेहनत बोलेगा, बट अल्टीमेटली आप चाहते हो। और यही चीज यहाँ पर देखो बोल रहे हैं सर, क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मनी। यस, मनी के थ्रू से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी का प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर किसी के पास मनी है तो वो मनी से वो बिजनेस बनाएगा, है ना सर? और उस बिजनेस से देश के अंदर जो लोगों के अंदर काम चाहिए, जो भी वर्क चाहिए, जो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना हो, वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आज अगर अंबानी, टाटा, जो भी हम लोग जानते हैं, जिन्हें भी हम लोग जानते हैं, इनके पास पैसा है और ये इस पैसे को
अपने लिए यूज नहीं करता। सिर्फ ये अपने लिए घर जरूर बनाते हैं रहने के लिए, लेकिन सर ये अगर इतना पैसा इनकम करते हैं तो इस इनकम को वो बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, है ना। तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को भी दूर करने का कोशिश करते हैं, पॉवर्टी प्रॉब्लम को भी वो कंट्रीब्यूट करने का कोशिश करते हैं। आज टाटा के पास कितना लोग काम करता है, आज रिलायंस के पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कितना लोग रिलायंस के साथ कनेक्टेड है, आप लोग जानते हो। मैं क्या नया चीज बताऊं आपको, आप लोग सभी चीज कनेक्टेड हो। तो बेसिकली अल्टीमेटली ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगा सर। क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मनी। ये दो सवाल है, बड़ा सवाल है सर, और यही दो सवाल का जवाब ढूंढने ही हम लोग इकोनॉमिक्स में निकले हैं सर। कुछ क्रिटिसिज्म भी है साइंस ऑफ वेल्थ का, जो पॉइंट है साइंस ऑफ वेल्थ में दो फेमस लोगों ने बात किया, एक एडम स्मिथ ने और एक जेबी से ने। बट इनका क्रिटिसिज्म किया गया कि दे इग्नोर्ड क्रिएशन ऑफ इमेटेरियल वेल्थ लाइक सर्विस ऑफ डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, इग्नोर्ड सोशल वेलफेयर। मतलब इन्होंने कुछ ऐसे चीजों को साइड में रख दिया, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पे ही ध्यान दे दिया। बट जो सर्विसेज चाहिए होता है सोसाइटी को, जैसे डॉक्टर्स जो सेवा देते हैं, जैसे इस कोरोना हालत में सबसे टफ जॉब किसका हुआ सर, अभी भी चल रहा है कोविड सिचुएशन में सबसे ऑब्वियसली सर, जो डॉक्टर्स या डॉक्टर रिलेटेड नर्स, इन्होंने बहुत अपना जान को हथेली में रख के ये लोग काम कर रहे हैं, है ना। वैक्सीनेशन लिया फिर भी वैक्सीन कितना मान रहा है सर, इतना सारा दिन पेशेंट्स हैंडल करने के बाद। बट ये वेल्थ क्रिएशन के अंदर, साइंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन के अंदर एडम स्मिथ सर ने डॉक्टर का सर्विस, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बिजनेस को डेवलप करने के पीछे इतना मेहनत कर रहा है, इस तरह का कोई भी सर्विस, ठीक है, जिनको साइड कर दिया, ठीक है। टीचर्स, टीचर्स मतलब यहाँ पर सब पॉइंट दिया नहीं है, टीचर्स जो इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं सिखाते हैं, इन्हें भी तो इंक्लूड करना चाहिए। नॉट जस्ट टीचर्स डॉक्टर्स लॉयर्स एवरीवन, हर कोई आएगा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू से इकोनॉमी को, देश को कुछ ना कुछ जरूरतें पूरा होते हैं। बट ऐसे पॉइंट को इग्नोर किया गया था। तो ये 1776 का बात है सर, ठीक है। लेकिन जो भी हो, इन्होंने साइंस ऑफ वेल्थ तो प्रूव कर दिया था, साइंस ऑफ वेल्थ है इकोनॉमिक्स, ये तो प्रूव कर दिया था। बट सर वही ये सोसाइटी का कुछ काम आए, ठीक है, इमेटेरियल वेल्थ जो है लाइक डॉक्टर्स का सर्विस, ये सब चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाया था। तो वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूरोपियन नेशंस इसी सब मैटर को सीख रहा था, लेकिन हमारे देश में इकोनॉमिक्स बहुत बेहतर था, लेकिन क्या करें हम लोग सब भूल गए थे, इसलिए हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है आजकल। अल्फ्रेड मर्सेल, मैं तो चाहता हूं कि सब चेंज हो जाए और फिर चाणक्य के इकोनॉमिक्स पढ़ा जाए। सर क्या बोलते हो? यस सर, मैं ही मानता हूँ। साइंस अब तो फिर ये पढ़ा रहे हो सर, ये भी देखो सर, अगर किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो क्यों ना सीखे, सीखने को मिलता है तो कहीं से भी सीख लो सर, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर बेस्ट चाहिए तो फिर आपको चाणक्य का इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। साइंस ऑफ मेटेरियल वेलबींग, अल्फ्रेड मर्सेल सर ने एडम स्मिथ सर को थोड़ा सा क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब इन्होंने कुछ और पॉइंट इतना सुंदर बताया, जो एडम स्मिथ सर का जो बातें हैं उनको मतलब फुलफिल किया एक तरह का। मतलब जो क्रिटिसिज्म उनको था, वो क्रिटिसिज्म ने इन्होंने काम किया। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये नहीं बोल रहे कि साइंस ऑफ वेल्थ, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। सर क्यों ये सब पढ़ा रहे हो? सर एग्जाम में पूछते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth and on the other hand important side a part of the study of man. मतलब एक तरफ ये वेल्थ क्रिएशन ऑब्वियसली है, बट दूसरी तरफ वो वेल्थ इंसान का काम आना चाहिए। मतलब सर सिंपल बात है, अगर आप ये पॉइंट समझ गए ना तो आपको, आपके मन में एक सवाल तो आना चाहिए, अगर इंडिया वर्ल्ड की 6th हाईएस्ट जीडीपी रैंकर है या 5th हाईएस्ट जीडीपी रैंकर है तो बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। बट सर इतना वेल्थ क्रिएट करके अगर इतना सारा लोग अगर मतलब ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड बनाते हैं तो इसका क्या मतलब है ऐसा पैसा बनाने का? आप लोग मेरा बात समझ रहे हो सर? अगर इतना वेल्थ क्रिएट करने के बाद देश में लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा हो तो फिर ऐसा ग्रोथ का क्या मतलब? क्या आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ सर, क्या आप लोग मेरा पॉइंट समझ पाए? सर मेरा पॉइंट नहीं, इकोनॉमिक्स का पॉइंट है। यस। हाँ मतलब पैसा बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वेल्थ क्रिएट करना है करो। हाँ बोलो। ओके सर, तो अल्टीमेटली आप समझ पा रहे हो ना सर कि मैनकाइंड के लिए काम होना बहुत जरूरी है।
अगर मैनकाइंड के लिए काम नहीं हुआ तो फिर इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं है। इवन आप अगर धारावी का इकोनॉमी देखो ना, in addition to the traditional pottery and textile industry, there is an increasingly large recycling industry processing recycles and other parts of Mumbai. ठीक है, अब देख सकते हो, ये देखो सर, the total turnover estimated to be between 500 million and 650 million dollar per year to over $1 billion per $1 billion US dollar per year. ऐसा बिजनेस करता है। The per capita income of the resident depending on the estimated population range, 3 लाख लोग रहते हैं, to about 1 million range between $500 to $2,000 एवरेज इनकम है। बिकॉज देखो सर, 3 लाख लोग इतनी सी बस्ती में, फिर भी बस्ती में कितना भयंकर इकोनॉमी बना के रखा है, टॉप क्लास। बस इनका लिविंग स्टैंडर्ड में भी डेवलपमेंट हो जाए, होना भी चाहिए। ठीक है, अब क्या बताऊं आपको, आप लोग समझ रहे हो, इतना काफी है। अगर आप कभी भी धारावी जाते हो, ठीक है, तो आप वहां पर जाके भी समझ सकते हो। ये मूवी भी बना है धारावी के ऊपर, स्लम डॉग मिलियनेयर बोल के। ठीक है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि इंडिया का इतना बड़ा चीज सबके सामने ऐसे दिखाया और ऑस्कर ले लिया, लेकिन जो भी हो, सच तो सच ही है, हमें मानना ही पड़ेगा। अब पॉइंट आप लोग समझ गए सर। एक्चुअली यही पॉइंट में अल्फ्रेड मर्सल सर ने बात कर रहा था। अल्फ्रेड मर्सल ने एक्चुअली इसी पॉइंट में बात किया। इनको नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। इनका मानना है वेल्थ क्रिएट करना है करो, बट वो वेल्थ जब तक इंसान का काम ना आए तो कोई मतलब नहीं है। सिंपल बात है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines the part of the individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being. Thus, it is on the one side a study of wealth, and on the other and the important side a part of the study of the man. The range of our inquiry becomes restricted to that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into the relation of measuring or rod of money. मतलब एसी पिगो बोल रहा है सर, ये भी याद रखना पड़ेगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आप जरूर याद रखिए। एसी पिगो का कहना भी बहुत ही सिंपल है। द रेंज ऑफ आवर इंक्वायरी बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। मतलब हम लोग मनी अगर एक मेजरमेंट क्राइटेरिया है, हम लोग हर चीज को पैसे से तोलते हैं, तोलते कि नहीं तोलते? हाँ सर, क्या मनी एक मेजरिंग रॉड है? आजकल तो और ज्यादा हो गया, हर चीज में हम लोग पैसे से ही हर चीज को तोलना पसंद करते हैं। अच्छा बुरा क्वालिटी सब भूल गए सर, हर चीज को पैसे से तोलना हम लोगों का आदत हो गया है। तो जो भी हो, ये मेजरिंग रॉड ऑफ मनी तो रहेगा, इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बट पॉइंट इज दैट सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इकोनॉमी में डेवलपमेंट करके, नेचर में डेवलपमेंट करके, नेचर की इंक्वायरी करके, क्या आपका इंक्वायरी सोशल वेलफेयर दे रहा है? क्या सर आप लोग बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? हाँ सर, अगर आप कोलकाता को ही देखो, करेंट डेट में कोलकाता का लिविंग स्टैंडर्ड डे बाई डे लोअर हो रहा है। मैं काफी दिनों से कोलकाता में रहता हूँ सर, मुझे नहीं लगता कि रिसेंट ट्रेंड में कोलकाता डेवलप कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड में। नॉट जस्ट कोलकाता, मुंबई ऑल्सो। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, तीनों सिटी को ले लो सर, ठीक है, कंपेरेटिवली चेन्नई बेहतर है, कंपेरेटिवली चेन्नई बेहतर है। फिर भी कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली में अगर मैं बात करूं, ये तीनों सिटी का लिविंग स्टैंडर्ड डेटोरिएट किया है सर। दिल्ली का तो बहुत भयंकर, मुंबई का भी सिचुएशन नॉट गुड सर। मुंबई में हर साल फ्लड होता है, हर साल फ्लड होता है, और मुंबई का फ्लड का प्रॉब्लम तो समुद्र का फ्लड है। ये बहुत चिंता का विषय है। मतलब हम लोगों ने डेवलपमेंट तो किया, बट उस डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं आई डोंट नो सर। जीडीपी ग्रोथ एवरीथिंग, बट सर कुछ तो गड़बड़ है। कोलकाता ये भी चिंता में है बहुत ज्यादा। दिल्ली का विषय में क्या बोलूं सर, दिल्ली तो मतलब सांस नहीं ले पाता। हर साल विंटर में समझ आता है दिल्ली का हालत। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ, क्या मेरा डेटा सही है? मेरा डेटा सही है सर, एकदम सही है। तो फिर डेवलपमेंट अगर सोशल वेलफेयर ही नहीं किया तो उसको डेवलपमेंट बोलोगे सर? बस बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख के डेवलपमेंट बोलोगे? इवन चेन्नई को भी पानी का समस्या हो गया सर, वाटर का स्कार्सिटी हो गया। आप लोगों को पता है लास्ट ईयर चेन्नई में पानी के लिए ट्रेन भर के पानी भेजना पड़ा था। हाँ सर। अगर थोड़ा सा आप लोग ये सब चीजों के साथ कनेक्टेड रहोगे तो आपको समझ जाओगे सर कि क्या डेवलपमेंट चल रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे एक्चुअली सोसाइटी को खत्म किया जा रहा है। मतलब इकोनॉमिक्स जिस चेंज रेंज में आपको बात करने के लिए बोल रहे हैं, वो रेंज में हम लोग बात कर ही नहीं रहा है, मतलब काम कर ही नहीं रहा है। इकोनॉमिक्स वेलफेयर का बात करता है, बट वेलफेयर तो कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रहा है। बहुत कम है वेलफेयर। जितना ज्यादा पैसा 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 हो रहा है ना, उसके हिसाब से क्वालिटी कुछ नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी में बातें चल रहा है।
कितना पैसा, अरे पैसा पैसा क्या देख रहे हो, क्वालिटी कहाँ है, जिंदगी का मतलब जो क्वालिटी है वो कहाँ चला गया। जो भी हो, जो भी है आपकी आंखों के सामने है, मैं तो कुछ नया बता नहीं रहा हूँ। मैं थोड़ी ना अपने से कुछ मन मर्जी बता रहा हूँ सर, मन मर्जी कुछ नहीं है मेरा, जो भी है आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। बस जो पढ़ रहे हैं सर, एक एक लाइन में बस जान आ जाए, यही मेरा करेंट ऑब्जेक्टिव है। स्टडी ऑफ वेल्थ एंड मैन बोथ, तो फिर अल्टीमेटली अल्फ्रेड मर्सल, याद रखिएगा सर, एडम स्मिथ जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट है, ये न्यू क्लासिकल में इनको सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट माना जाता है यार। इनका थ्योरी बहुत ज्यादा चर्चा किया जाता है इकोनॉमिक्स में, इवन जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत वाइटल होता है। जो भी हो, चलो सर, तो स्टडी ऑफ वेल्थ एंड मैन बोथ एंड सोशल वेलफेयर, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। साइंस ऑफ मेटेरियल वेलबींग, नॉट जस्ट साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ मेटेरियल वेलबींग, वेल्थ भी क्रिएट करना है और उसको इंसान में के काम पे भी लगाना है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने भी मेटेरियल वेल्थ लाइक सर्विस ऑफ डॉक्टर, सीएस, वेरी डिफिकल्ट टू स्टेट दिया। अच्छा, वेलफेयर का मतलब नहीं समझा पाए, वेलफेयर का मतलब नहीं समझा पाए, ये प्रॉब्लम हो गया अल्फ्रेड मर्सल एंड एसी पिगो जैसे इकोनॉमिस्ट के लिए, कि ये लोग वेलफेयर तो बोला बट वेलफेयर होगा कैसे, वेलफेयर कैसे समझाए, मतलब वेलफेयर बता तो दिए बट वेलफेयर को एक्सप्लेन नहीं किए, तो ये प्रॉब्लम हो गया। फिर आ गए सर रॉबिन्स। सर आप एक एक करके एक एक इकोनॉमिस्ट के बारे में क्यों बोल रहे हो सर, जरूरी है, मैं थोड़ी ना अपने मन से बोलता हूँ। साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग सर, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, कौन बोला सर, रॉबिन्स ने बोला। कौन बोला, रॉबिन्स ने बोला। रॉबिन्स, इनका पूरा नाम है लियोनेल रॉबिन्स। इनका फेमस एक किताब है, अब ऑनलाइन में ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर ऑफ 1931 एंड इज डेफिनेशन इज एज फॉलोज। क्या लिखा सर, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scars means which have alternative views. Point to be noted sir, ये actually अल्फ्रेड मर्सल और एडम स्मिथ को कंबाइन कर लिया। इकोनॉमिक्स इज साइंस which studies human behavior, जो इंसान का बिहेवियर को भी स्टडी करता है, एंड एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स, मतलब जो चीजें एंड होते जा रहा है और जो स्कार्स होते जा रहा है, इंसान उसको अल्टरनेटिव यूज कैसे कर रहा है। अल्टरनेटिव यूज बहुत जरूरी है, स्कार्सिटी तो रहेगा बट अल्टरनेटिव यूज क्या है आपका। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने मैं बोलने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करना सर। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया, जैसे इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स इज साइंस बिकॉज इट कंटेन्स अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इन रिगार्ड टू ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर को बहुत परखता है। टू ऑप्टिमाइज सर्टेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर ए गिवन कंस्ट्रेंट्स, कुछ बाधाएं तो है बट उस बाधाओं में ह्यूमन अपना बिहेवियर क्या कर रहा है। अनलिमिटेड एंड्स रेफर्स टू वांट्स, एंड से उनका कहना है कि आपका वांट्स तो खत्म नहीं होगा, दैट इज एंड्स। ओके, द वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड, इफ वन वांट्स इज सेटिस्फाइड अनदर वांट वुड क्रॉप अप, दूसरा वांट आ जाता है। Since wants are unlimited and resources with which these wants can be satisfied are limited, a choice has to be made between more urgent and less urgent wants. आपको चुनना है सर कि कौन सा आपके लिए ज्यादा जरूरी है और कौन सा आपके लिए कम जरूरी। आप बात को समझो सर, अनलिमिटेड वांट का तो प्रॉब्लम सभी के लिए है बट आपके लिए जरूरी क्या, ये प्रॉब्लम यहीं पर है सर। आज के डेट में हमारा सोसाइटी ये जरूरी चीजें समझता नहीं है सर। आप किसी को आज के डेट में बोलो कि एक अच्छा किताब पढ़ लो, ठीक है, अ गुड बुक आपको बिलियनियर बना सकता है, आपको बिलियनियर बना सकता है सर एक अच्छा किताब, बट आपके पास सपोज आपके पास 1000 रुपीज है, आप इस 1000 रुपीज से एक अच्छा किताब पढ़ोगे कि आप 1000 रुपीज से एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओगे। कोई भी खराब चीज नहीं है बट मैं आपको सवाल कर रहा हूं, मैक्सिमम क्या चूज करेगा। 1000 रुपीज में गुड बुक, एक अच्छा किताब पढ़ के बिलियनियर बनेगा कि रेस्टोरेंट में जाके टेस्टी खाना खाएगा और फिर उसको स्टेटस लगाएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। क्या लगता है सर? रेस्टोरेंट। हाँ, किसको लगता सर है? रेस्टोरेंटे गিয়ে, हाँ बोलो। रेस्टोरेंटे গিয়ে খাওয়া, ওটাই रेस्टोरेंट সবাই করে। खाना खाएगा और उससे सिर्फ खाएगा नहीं सर, खाना खाने के बाद उसको स्टेटस भी तो लगाना है। दैट मीन स्टेटस लगाने के लिए भी बिलीवर करने के बाद अच्छा फायदा है ना, आगे जाके और भी रेस्टोरेंट्स में खा सकते हो। हाँ मैं समझा नहीं, और एक बार बोल। सर लेकिन बिलियनियर बनने के बाद हाँ तो हम बस एक ही दिन रेस्टोरेंट में खा रहे 1000 रुपए के बाद, बट बिलियनियर बनने के बाद हम फ्राई खा सकते हैं ना।
लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, लोगों को ये भरोसा तो है ही नहीं ना कि हम बिलियनियर बन सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारे देश में कि हम बिलियनियर बन सकता है, ये भरोसा किसको है, तो सर कौन इसीलिए समझता है। 1,000 का बुक खरीदेंगे ना। हाँ, इसीलिए 1,000 का बुक खरीदना चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। लेकिन मैं तो वही पूछ रहा हूँ, सोसाइटी को देख के क्या लगता है, वो किताब पढ़ेगा कि रेस्टोरेंट में खाना खाएगा? अब बात को समझो, सर मतलब मैक्सिमम रेस्टोरेंट में खाना खाएगा। हाँ एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम सोभिक भी बता रहा है सर, मैक्सिमम रेस्टोरेंट में ही खाना खाएगा। अब वही तो प्रॉब्लम है। अब देश का आधा से ज्यादा, आधा क्या सर, 90% लोगों का सोच अगर रेस्टोरेंट का खाना खाना है, तब तो प्रॉब्लम वही हो ना सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में खाना खाने में कोई खराबी है, नहीं सर, कोई खराबी नहीं है, क्यों नहीं खाओगे रेस्टोरेंट का खाना। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो आप अच्छा किताब खरीद सकते हो, या फिर अच्छा कोर्स कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो। फिर आप 1,000 रुपए का क्या यूज कर रहे हो? आप 1,000 रुपए से खाना ही खा रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कोई अच्छा नॉलेज लेने में भी आपको बहुत डर लगता है, अरे क्या होगा नॉलेज लेके, कल किसने देखा, सबका एक ही जवाब है सर, कल किसने देखा, हुज इज फ्यूचर, किसने देखा? फ्यूचर कौन देखा है? आज जी ले भाई, आज खा ले, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं। अरे भाई ये कल का बात नहीं है, बात है कि आप अपनी लाइफ का प्लान कैसे करते हो। जैसे एक सिंपल आपको बताता हूँ सर, आप लोगों ने इनका नाम सुना, चलो सर मॉडर्न बातें हो जाए, ये इंसान के बारे में आप लोगों ने कभी सुना? किसी ने भी? वॉरेन बफेट सर, इनका नाम किसी ने नहीं सुना सर आप लोगों ने? यस सुने। सर इनका एज करेंटली 90 ईयर्स है। इनके पास टोटल 10,110 करोड़ यूएस डॉलर का नेट वर्थ है, और ये करेंटली वर्ल्ड का 4th या 5th रिचेस्ट पर्सन है अभी भी। इन्होंने अपने लाइफ में जो भी पैसा कमाया सर, दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके कमाया। मतलब बेसिकली ये शेयर मार्केट का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। लेकिन सर ये आज तक खुद कुछ नहीं बिजनेस किया, सब लोगों के बिजनेस में ही इन्वेस्ट करके इन्होंने ये अपना पैसा कमाया। और ये वर्ल्ड का 4th या 5th रिचेस्ट पर्सन है। अभी इनका एज हो रहा है, कुछ नया नया बिजनेस आ रहा है, इसलिए थोड़ा अभी 7th हो गया सर, कोई बात नहीं, कभी एक नंबर भी हुआ करता था, मेकिंग हिम द वर्ल्ड 7th वेल्दीएस्ट पर्सन, 7th वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इन्होंने एक किताब पढ़ा था सर, वो किताब जिनका किताब उन्होंने पढ़ा था, बाद में उन्होंने उसको अपना गुरु बनाया था, ठीक है। उनका नाम है सर मतलब वॉरेन बफेट का जो गुरु है उनका नाम है, जस्ट सेकेंड मैं बताता हूँ, नाम भूल जा रहा हूं मैं, एक किताब का नाम मुझे याद आ गया, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। जो लोग मेरे पास स्टॉक मार्केट वगैरह पढ़ता है, मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि आप चाहो तो ये सब चीजें पढ़ा करो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। ये देखो सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये अमेजन वगैरह में भी अवेलेबल है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, ठीक है। जस्ट सेकेंड सर, ठीक है। अब ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, वॉरेन बफेट का एज आपने देखा 90 ईयर्स का है, ठीक है। अब ये किताब बेंजामिन ग्राहम, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हुआ करता था, उन्होंने किताब लिख के वो रेलवे स्टेशन के सामने मैगजीन की तरफ से बिकता है ना सर, वैसा मैगजीन के हिसाब से 1949 के टाइम पे, जब वॉरेन बफेट हार्डली 16-17 साल का था, उस टाइम पे ये किताब उन्होंने पढ़ा था, 1949, ठीक है। उसके बाद ये किताब पढ़ने के बाद उनके दिमाग में ऐसा बिजनेस का भूत चढ़ा और ऐसा वेल्थ क्रिएशन का नॉलेज उनको समझ में आया कि आज आप देख सकते हो कि 10-10 हजार करोड़ यूएस डॉलर का वो ओनर है, ठीक है। और ये रातों रात नहीं हुआ सर, इन्होंने इनका जो ताऊजी थे, अंकल के दुकान में ये बेचता था, मतलब बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल बेचता था, ठीक है, ग्रोसरी संभालता था, सिंपल, एकदम सिंपल लाइफ हुआ करता था, लेकिन वहां से इन्होंने इतना कुछ करके दिखाया। ऐसे बहुत एग्जांपल्स है। मैं आपको एक किताब का कमाल बता रहा हूँ, बिलियनियर का हिसाब बता रहे थे ना सर आपको, इसीलिए बताया मैं कि मतलब उस टाइम पे हार्डली कुछ सेंट्स में लिया था, हार्डली 50 रुपए का मैगजीन हुआ करता था, 50 रुपीज का एक मैगजीन। 50 रुपीज का एक मैगजीन आज एक इंसान को 10,000 करोड़, मतलब 10,000 बिलियन डॉलर का, सॉरी बिलियन नहीं, 10,000 करोड़ हमारे इंडियन रुपीज में, यूएस डॉलर, इतना वैल्यूएशन का इनको मालिक बना दिया। अब यही सवाल है कि आप क्या पसंद करोगे। तो ये रॉबिन्स बताना चाहते हैं सर, नियोलन रॉबिन्स, सिंपल, बहुत जबरदस्त एक सवाल आपके सामने उठाया कि आप क्या पसंद करोगे,
ठीक है, चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन मोर अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट। अब आप देख लो आपके लिए क्या अर्जेंट है। स्कार्स मीन्स द मीन्स ऑफ रिसोर्सेज नीडेड टू सैटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड और स्कार्स। द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज विद रेफरेंस टू द नीड्स। If resources to satisfy wants were unlimited or not scarce, economic problem would not have arisen. Economic goods are considered scarce resource because they do not exist in adequate quantity to satisfy social requirements. Economic goods हमेशा scarcity में इसलिए होते हैं क्योंकि वो कभी भी adequate quantity में available नहीं होता और वो कभी भी complete level में social requirement को fulfill नहीं कर सकता। जो भी चीजें हमें जरूरत होता है वो कभी भी हमेशा fulfill नहीं होता है, जब भी जरूरत होता है। जैसे अगर आप कोविड सिचुएशंस को याद करो, ठीक है, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम था? वैक्सीन का प्रॉब्लम था। फिर वैक्सीन आया तो फिर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम चालू हो गया। हाँ सर, उससे पहले मास्क का प्रॉब्लम था, सैनिटाइजर का प्रॉब्लम था कि ना? फिर अभी सैनिटाइजर मास्क का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बट अभी भी ऑक्सीजन का प्रॉब्लम पता नहीं, फिर से अनलॉक होगा तो पता चलेगा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम फिर से चालू होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, वैक्सीन का प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीटली हो गया क्या एडिक्वेट? नहीं सर, बहुत बाकी है, बहुत बाकी है सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड स्कार्स का मतलब क्या होता है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। जब जिस चीज का जरूरत होता है वो सामने कभी नहीं मिलता, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस कंट्री का लोगों का सोच जितना बेहतर है, वो कंट्री उतना अच्छा मेंटेन कर सकता है। डिपेंड करता है सर, कंट्री का लोगों की सोच के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे अभी आप लोगों ने बताया ना, 1000 रुपए आपके पास है तो आप क्या करोगे 1000 रुपए से? 1000 रुपए आपके पास है तो आप क्या करोगे 1000 रुपए से? आपने बोला ना किताब नहीं, हम तो रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे मैक्सिमम। तो एग्जैक्टली यही मेन पॉइंट है सर, कि जरूरत के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ये अगर आपको नहीं पता तो फिर मुश्किल तो बढ़ेगा। जैसे करंट लेवल में आपको क्या लगता है कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके काम करना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अगर आज के डेट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हो और फिर जब आपको कोविड होता है, फिर आपको कौन बचाएगा सर? अब सिचुएशन वाइज आपको मेहनत करना होगा। सिचुएशंस बोल रहा है कि भाई इस टाइम पे आप मौज मस्ती थोड़ा कम करो, क्राउड क्रिएट कम करो, लेकिन मैं कल देख रहा था मेरे घर के आसपास में सब शादी ब्याह चालू हो गया सर। कल मोस्ट प्रोबेबली एक मैरिज के लिए बहुत अच्छा दिन था, तो सब चालू हो गया सर, फंक्शन वगैरह चालू करा। बच्चा लोग इवन बोल रहे कि थर्ड वेव में बच्चा लोगों को खतरा है, लेकिन सब बच्चा लोग बिना मास्क का घूम रहे हैं। और बच्चा लोग आएगा क्यों सर? आप बोलो सर, सिचुएशन वाइज जो डिमांड है समय का, आप बोलते हो कि मैं समय को नहीं मानता, तब तो सर आप क्या बताऊं मैं आपको। अब इससे बड़ा मूर्ख और कौन है सर? हम ही लोग हैं ना सर। क्या मैं सही बोला कि नहीं बोला? बोलो। हाँ सर, सही बोला। तो दैट इज ऑल अबाउट स्कार्सिटी एंड अल्टरनेटिव मींस यूज ऑफ मींस ऑफ चॉइस। Resources are not only scarce or limited, but they are also having alternative uses. जैसे एक सिंपल यहाँ पर जो मैं बोल रहा था, money can be used to buy a book or to see the movie. A suitable cost-benefit analysis will guide the choice of right alternative. The fundamental premise of economics is individual to choose and the alternative for which they believe the net gain to be greatest. एक मूवी अगर आपको अच्छा गेन दे सकता है तो मूवी देखो, किताब दे सकता है तो किताब पढ़ो, जिससे आपको ग्रेटेस्ट गेन होगा आपको वही करना चाहिए। That is all about alternative use of means of choice. तो अल्टीमेटली आपको ये तो याद हो गया सर कि रॉबिन्स का कहना क्या है। रॉबिन्स का कहना है सब कुछ ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ भी है, साइंस ऑफ मेटेरियल वेलबींग भी है, बट हमें हमेशा स्कार्स में चॉइस करना पड़ेगा कि हमारे पास जो अभाव है उस अभाव के पैसे में मैं क्या करूं। जैसे एक सिंपल बात, आप लोगों को ये सुष्मिता सेन का कहानी जानते हैं? आप लोग सुष्मिता सेन को जानते हो सर? हाँ, सुने हैं इनका नाम? एक्ट्रेस है, बट बिफोर दैट मिस यूनिवर्स है ना? मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड है, विश्व सुंदरी माना गया है सर सुष्मिता सेन। नाम सभी कोई सुने हो? ये देखो सर, मिस यूनिवर्स 1994 में 18 इयर्स एज में मिस यूनिवर्स बना था। इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द कंपटीशन एंड हिज सीन्स प्राइमरीली वर्कड इन हिंदी फिल्म्स। पहला भारतीय है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। इवन बिफोर दैट मिस इंडिया में 1994 में मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ऐश्वर्या रॉय को हराया था, आपको बता दो सर। बाद में ऐश्वर्या रॉय भी मिस यूनिवर्स बना, बट ऐश्वर्या रॉय को हरा के फर्स्ट मिस यूनिवर्स का खिताब इनको मिला था। मतलब कंपटीशन में, मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में ऐश्वर्या रॉय भी थे, बट ऐश को हराया था। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है सुष्मिता सेन के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, सुष्मिता सेन जब इसके लिए मतलब उनका जो ये वाला जो उनको जब मतलब मिला था ना,
ये बहुत गरीब फैमिली से था, इनके पास ये जो फैशन डिजाइनिंग जो गाउन वगैरह होता है जो पहनना पड़ता है, इनका खर्चा देने का क्षमता नहीं था इनके फैमिली का। तो इनका माँ ने क्या किया था, ये जो ग्लव्स वगैरह देख रहे हो ना, ये सब जो ग्लव्स वगैरह देख रहे हो ना, ये किससे बना है जानते हो? ये नहीं खरीद पाया था सर, वो मोजा को खरीद के टेलर से बनवाया था। मोजा खरीद के, मोजा समझते हो ना, शॉक्स, फिर उससे टेलर से बनवाया गया है। और जो गाउन है वो साड़ी, पुराना साड़ी को काट के टेलर से बनवाया गया था, लोकल टेलर से, वो लेके इन्होंने खिताब जीतने गया था। ये क्राउन ऐसे ही नहीं मिल गया, बहुत लंबा कहानी है, कभी सुनना आप लोग, इन्हीं के मुंह से सुनना, सुष्मिता सेन के ही मुंह से सुन सकते हो आप लोग, कोई अपने बारे में तो गलत नहीं बोलेगा। आप लोग समझ रहे हो सर? तो बात गरीबी का नहीं है, बात गरीबी का है ही नहीं, बात चॉइस का है। क्या रॉबिन्स प्रूफ हो गया ना सर? बात गरीबी का है ही नहीं, इट्स ऑल अबाउट चॉइस। हेलो सर, बोलो, आप लोगों को रॉबिन समझ में आया? तो जब भी आप रॉबिन्स को पढ़ोगे, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग इकोनॉमिक्स क्यों है, आपको हमेशा सुष्मिता सेन याद आ जाना चाहिए कि उन्होंने, उनके पास गरीबी था, फिर भी उन्होंने मिस यूनिवर्स जीता था, और उससे पहले मिस इंडिया में उन्होंने ऐश्वर्या रॉय को हराया था। और मजा का बात यह है कि जो भी उनको चाहिए था, जो भी खर्चा करना था एक फैशनेबल शो में जाने के लिए, मतलब लाखों का खर्चा हो जाता था, बट वो लाखों खर्चा देने का क्षमता नहीं था उनके पेरेंट्स के पास। तो फिर उनके माँ ने अपने पुराना साड़ी को काट के, अपने मार्केट से नॉर्मल शॉक्स खरीद के ये सब बना के दिया था। जस्ट इमेजिन करो, इच्छा होना चाहिए, जो बार बार बोल रहे हैं, रॉबिन्स भी इतना बहुत अच्छे से बोला कि आप देखो कि आपके पास ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स ऑफ चॉइस क्या है। बात में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है करके दिमाग नहीं खाना है खुद का, ना तो खुद का दिमाग खाओ और ना ही सोसाइटी का दिमाग खाओ। बेस्ट चॉइस को यूज करो और इकोनॉमिकली वेल्थ क्रिएट करो, खुद भी बनाओ, दूसरे को भी बनाने में हेल्प करो, सोसाइटी तभी आगे जा सकता है सर। साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉल ए सैमुएल्सन ने कहा, ठीक है। सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगता है जैकब विनर, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। सबसे छोटा डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, जो इकोनॉमिस्ट करते हैं वही इकोनॉमिक्स है। ओके सर, ये सब अलग अलग डेफिनेशंस मैंने आपको क्यों बोला सर, ताकि आप लोग दो तीन सवाल है, एक डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है, दूसरा डेफिनेशंस के अंदर इकोनॉमिक्स का राज छुपा हुआ है। जो लोग इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमिक्स के बारे में रिसर्च करते हैं, उन्हें पता है ना इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे काम करते हैं, तो इन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस अपने डेफिनेशन के जरिए से, तो इसीलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और तभी हम पढ़ेंगे इसको। आप अगर थ्योरी समझ लेते हो, थ्योरी है, रट लेंगे, तब तो फिर आपसे बड़ा बुद्धू नहीं है। फिर से चॉइस आ गया ना, अब इसको थ्योरी समझ के रटने का सोचते हो या समझने का सोचते हो, ये आप पे डिपेंड करता है सर। फिर आ गया वो जगह माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो सर, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों से बांटा गया, एक माइक्रो एंड अदर मैक्रो। सर हम लोग करेंटली तो माइक्रो में ही डील करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, wages, income, industry, particular commodity. That is, thus it is a study of a particular unit rather than all the units combined. Microeconomics theory deals with the problem of allocation of resources. Under microeconomics हम लोग क्या पढ़ेंगे? Theory of product pricing, theory of consumer behavior, theory of factor pricing, study of a farm. मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज के डेट में मैगी का दाम 12 क्यों है? वाई मैगी का पैकेट, स्टैंडर्ड मैगी पैकेट 12 रुपया है, 15 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? नेस्ले है, बड़ा कंपनी है, अगर 20 रखेगा तो क्या सेल कम हो जाएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। कोका कोला कोक अपना एक बॉटल का दाम 30 रुपीज क्यों रखता है? वाई नॉट 50? सवाल है सर। प्रोडक्ट प्राइसिंग कोई मजाक नहीं है। एक बिजनेसमैन का बिजनेस चलता है उसके प्राइसिंग मतलब टेक्निक से, क्वालिटी भी मेंटेन करना है, सही दाम भी रखना है, दैट इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का खेल है सर। बिजनेस का ऊपर वाला चीजें दिखता है हम लोगों को, मतलब वी कैन सी द मैक्रो पार्ट, बट माइक्रो पार्ट जो अंदर से चलता है ना, उसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर कैसा काम करता है। हाँ, जैसे अगर मैं आपको मैगी के बारे में बात किया, अगर मैं नूडल्स के मार्केट में आपको बताऊं, चलो देखते हैं नूडल्स मार्केट इन इंडिया, नूडल्स मार्केट शेयर इन इंडिया 2020, चलो देखते हैं
ये सब प्रोजेक्ट वगैरह भी करवाया जाता है कॉलेज वगैरह में, ठीक है। हम लोगों का तो हर एक क्लास प्रोजेक्ट जैसा ही हो फीलिंग आना चाहिए आप लोग, क्योंकि हम हर पॉइंट में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड ही बताते हैं। इंस्टेंट नूडल्स मार्केट इन इंडिया वाज वैल्यूड 93.66 बिलियन इन 2017 एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ 5.6% ड्यूरिंग 2018 से लेके 2023। Among the various companies operating in the market, Nestle enjoys the highest market share 60%, followed by ITC. आप लोगों ने कुछ देखा सर? आप लोगों ने कुछ देखा? हाँ, कुछ समझ आया आप लोगों को? हेलो सर, बोलो, क्या मेरा आवाज क्लियर है आप लोगों के साथ? यस सर। तो क्या मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्या डील करने सिखा रहा है? प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। जैसे इतना सारा लोग मैगी को क्यों पसंद करता है, कुछ तो बातें होंगे। हाँ, मैगी के नूडल्स के अंदर कुछ तो बातें होंगे जो मैगी का नूडल्स का बिहेवियर मतलब कस्टमर के साथ बड़ा ही कनेक्टेड है, ठीक है। वो अनहेल्दी माना जाता है बहुत केस में, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट आपको इकोनॉमिक्स वाइज अगर देखे कंज्यूमर बिहेवियर तो जबरदस्त मैगी ने समझ लिया जो बाकी कंपनीज ने अभी तक नहीं समझ पाया। फैक्टर प्राइसिंग, सर फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है? सर कोई भी बिजनेस करने के लिए ना आपको 4 फैक्टर का जरूरत होता है। हम लोग आगे ये सब चर्चा ही करेंगे, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, बोलो। लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, थैंक यू सर। दुनिया में जो भी बनाओ, एक बिजनेसमैन के नाते आपको एक जमीन चाहिए, एक लेबर चाहिए, कुछ आप खुद भी दे सकते हो लेबर, आपको पूंजी चाहिए एंड आपको एंटरप्रेन्योरशिप देना है, मतलब रिस्क उठा के बिजनेस करने का ताकत। ये चारों फैक्टर को प्रॉपरली मैनेज कर पाना ही इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट खेल माना जाता है, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट खेल माना जाता है। तो यही है, जब हम लोग प्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड कॉस्ट पढ़ेंगे, प्रोडक्शन और कॉस्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके रिगार्डिंग ढेर सारा चर्चा होगा। एंड स्टडी ऑफ ए फार्म मीन्स बिजनेस सर, बिजनेस। There are various kinds of business scenario in economics category. कुछ फार्म होते हैं कॉम्पिटिटिव, कुछ होते हैं मोनोपोली, कुछ होते हैं ऑलिगोपोली, ठीक है, जिसको हम लोग मार्केट चैप्टर बोल के, एक मार्केट आएगा, थ्योरी ऑफ मार्केट, उसमें हम लोग अलग अलग बिजनेस का कैरेक्टर को समझेंगे कि किस तरह का प्रोडक्ट है, कैसा बिजनेस है, कैसा मार्केट है, उस पर डिपेंड करता है, आपको फार्म को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा इकोनॉमिक्स का मेन एरिया ऑफ डिस्कशन माइक्रो लेवल पे। ये माइक्रो लेवल का मेन एरिया ऑफ डिस्कशन है जो बैक एंड में काम करते हैं, और फ्रंट एंड में काम करता है सर मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी मतलब जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स दे रहा था, ये देखो सर, क्या बोल रहे थे, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब जीडीपी का बात कर रहे हैं सर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, मनी, आप लोगों में दिखा रहा था ना, एम्प्लॉयमेंट, मनी, नेशनल इनकम, ये धारावी का खेल दिखा रहा था आपको, इंडियन जीडीपी का स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा था। ये सब क्या है, मैक्रो इकोनॉमी है, तो इसका भी बात करूंगा मैं नेशनल इनकम जब पढ़ाऊंगा। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, प्रोडक्ट का प्राइस लेवल मतलब इन्फ्लेशन का बात कर रहा है सर, अचानक से चीजों का दाम बढ़ जाता है, महंगाई आसमान छू लेता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस लेवल। डिस्कस करना है इन्फ्लेशन के बारे में भी, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हो गया ना सर, जो हमें आंखों में दिखता है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। बट हमारा करंट डिस्कशन चलेगा तो माइक्रो में, मैक्रो में बाद में बात होगा सर। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो सर। यस सर। ठीक है, तो अब यही सब चर्चा को लेके हम लोग आगे यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस दिया है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी पॉइंट्स है लाइक नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक साइंस, आर्ट्स और बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस वगैरह में पहुंचेंगे सर, इकोनॉमिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। ये जो चॉइस करना है ना, जनरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ हथियार मिलेगा, कुछ शस्त्र मिलेगा सर, जैसे कि पीपीसी कार्व, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कार्व के नाम से जाना जाता है, और एक इकोनॉमी किस तरह से अपने बिजनेस को मतलब इकोनॉमी को चलाएगा, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन के साथ ही डील करना सीखेंगे सर नेक्स्ट क्लास में। पीपीसी कार्व, ठीक है, देखने में ऐसा क्यों होता है, पीपीसी का मतलब क्या है, पीपीसी कब बढ़ता है कब घटता है, ठीक है, कुछ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा और फिर मैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में भी बात करूंगा। जैसे पूरा वर्ल्ड वाइड जो 3 तरह का सिस्टम इकोनॉमिक्स में चलता है, वो तीनों सिस्टम कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, क्यों है, इंडिया क्या फॉलो करता है। तो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इकोनॉमिक सिस्टम वर्ल्ड वाइड चलता है, कौन सा सिस्टम हमारे देश के लिए सही रहेगा और चलता क्या है करेंटली। ठीक है, वर्ल्ड के जो टॉप इकोनॉमी बना है वो करेंटली क्या फॉर्मेशन में चल रहा है, तो इंडिया क्या कर सकता है, इसका जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा सर, डोंट वरी। तो जानना तो बहुत कुछ है, सीखना भी बहुत कुछ है, बट आज तो मेरा डिस्कशन इतना ही रहेगा सर। आप लोग घर में मैं नोट शेयर कर देता हूँ जिनके पास नहीं है, बाकी जिनके पास है आप लोग जितना मैंने आप लोगों को करवाया ना, आप पूरा का पूरा डेफिनेशन तक तो पूरा छान मार लो, ईच एंड एवरी डेफिनेशन में पूरा पकड़ कर लो, फिर आप लोग ना यहाँ तक करके रखना, ये जो इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस तक आप रीड करके रखना। ठीक है, जितना मैंने समझाया उसके बाद से मैक्रो मैक्रो माइक्रो का पूरा डिफरेंस एक बार जरूर देखना सर, बहुत वाइटल माना जाता है। एंड आफ्टर दैट नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस, इसके बारे में एक बार आप लोग पढ़ के रखना। इकोनॉमिक साइंस है, आर्ट्स है, बोथ है, क्या है ये भी एक बार रीड करके रखना। रीड करके रखो, मैं नेक्स्ट क्लास में ये साइंस आर्ट्स का जवाब भी आप लोगों को दूंगा, नॉर्मेटिव का भी जवाब दे दूंगा, और फिर इकोनॉमिक्स का जो जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, कि इकोनॉमिक्स किस तरह से जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्लास में चर्चा का विषय बनेगा। ओके सर, बोलो सर बोलो, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear. ओके सोविक, आयुष, रौनक, रौनक ठीक है, समझ में आया रौनक? सृजिता, सृजिता बोल, बोझा कैसे? सृजिता, सोनाली बोलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? हाँ सर। अच्छा ठीक है सर, जितना हुआ घर में पढ़ो, फिर आराम से आगे आगे बात करेंगे। अभी और भी वाइटल पॉइंट है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अभी तो थोड़ा स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स को, अभी अभी बहुत लंबा रास्ता है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, आज फिर इकोनॉमिक्स इतना ही है, चलो सर टाटा, फिर बाय। नेक्स्ट क्लास भी Bye, इसी sir. टाइम Bye, होगा क्या? रौनक मैं तेरे को शेड्यूल शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैं तेरे को Okay, शेड्यूल शेयर कर देता हूँ। Sir, আমাকে sir, একটু শেয়ার করবেন নোটসটা। अच्छा নোट्स नहीं তোর কাছে? না স্যার, আমাকে अच्छा একবার मेरे শেয়ার को भी नहीं করবেন। सर, अच्छा, हाँ आयुष बोल। तो मेरे को भी नोट्स दे दीजिएगा। हाँ तू 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 भी हरा दिया। अच्छा ठीक है, शेयर कर देंगे। मेरे बाय पास सर। भी नहीं है ठीक है ठीक बाय है, सर। ओके टाटा सर। सर, नोट्स bye, मेरे sir. पास भी नहीं है। हाँ तेरे पास तो नहीं है मुझे पता है, रौनक के पास तो नहीं है, ठीक है रौनक मैं तेरे को शेयर कर दूंगा, पता है मुझे। थैंक यू सर। ओके चलो सर, टाटा। हाँ बोल सृजिता, কিছু বলবি? হ্যাঁ স্যার, हाँ बोल। বলছি স্যার আমার সেমেস্টার এক্সামটা শেষ হয়ে গেছে, हाँ আর তারপরে এখন নেক্সট সেমেস্টারের মাঝখানে মোটামুটি 2 মাস মতো ব্রেক পেয়ে যাব। हाँ, তো বললাম যে লটার ওই ফাইন্যান্সের ক্লাসটা একটুখানি কোপ আপ করা যাবে স্যার 2 মাসের মধ্যে? ল আর ফাইন্যান্স হুম। সিলেবাসটা কি আছে আমাকে পাঠাবি, আমি সেই হিসেবে তাহলে বলবো। আচ্ছা স্যার, ফার্স্ট সেমেস্টারে না ম্যানেজমেন্টেরও একটা ক্লাস দিয়েছিল আমাদেরকে, ফাউন্ডেশন অফ ম্যানেজমেন্ট বলে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই আমাকে সিলেবাসগুলো একবার পাঠা, তাহলে আমি আমি বুঝতে পারবো। এই সিলেবাসটা আপনাকে দিচ্ছি, আপনি একটুখানি দেখুন। আমি দেখে তোকে জানাচ্ছি। ঠিক আছে। ठीक है, सोनाली कुछ बोलेगी क्या? हेलो, ओके सर ठीक है चलो।